नमस्कार साथियों। आरएस की मुख्य परीक्षा में अब मुश्किल से 45 दिन का समय बचा है और ऐसे समय में अधिकतर अभ्यर्थियों के मन में ये दुविधा है, पसोपेश है कि उन्हें अपने बचे हुए समय का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा, जो है एनालिटिकल आंसर राइटिंग स्किल। तो इस पूरे वीडियो में हम जिन 4 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे वो है कि वर्तमान में एनालिटिकल आंसर राइटिंग स्किल मीन्स के लिए क्यों जरूरी है। पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर इसकी जो डिमांड है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एनालिटिकल स्किल को डेवलप करने के लिए क्या क्या नेसेसिटीज हैं उनको हम समझेंगे और लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले 45 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। तो अगले 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो आप अपना ये समय दे करके और अपने सिलेक्शन की तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि व्हाई एनालिटिकल स्किल्स मैटर फॉर मेंस। तो मेंस एग्जाम के लिए आखिरकार हमें क्यों एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत है। तो इसका जवाब भी आपको मिल जाता है पिछली बार के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद। दरअसल पिछले वर्ष जो है आरपीएससी ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं पेपर के पैटर्न में और उसका परिणाम आपने देखा जब आपकी जो कट ऑफ है वो 314 से सीधी गिर करके और 262 नंबर पर चली गई। मतलब 52 मार्क्स का जो डिक्लाइन हमको ये देखने को मिला है, ये डेफिनेटली पेपर के पैटर्न के शिफ्ट होने की वजह से हुआ है। आरपीएससी अभी तक स्टैटिक पोर्शन पर बहुत ज्यादा डिमांड करती रही है, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस उनका रहा है, लेकिन अब जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड ना होकर के और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों जरूरी है, उसमें पहली बात तो यह है कि एनालिटिकल स्किल अब क्रूशियल हो चुकी है फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज, फॉर्मुलेटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड क्राफ्टिंग कंपेलिंग आंसर्स। आपका उत्तर प्रश्न की डिमांड के अनुरूप हो, उसमें आप अपने समय के साथ में मैनेज करते हुए और वही चीज लिखें जिसे उस प्रश्न में पूछा गया है। ऐसा तभी संभव है जब आप अपने पास उपलब्ध डेटा का बेहतर यूटिलाइजेशन करना जानते हैं और इसीलिए मेंस के लिए एनालिटिकल आंसर राइटिंग जरूरी भी हो जाती है। दोस्तों पिछले जो जो 4 पेपर हमारे होते हैं पेपर्स, उनमें से अगर हम बात करें तो जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली एनालिटिकल आंसर राइटिंग की सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। और पिछली बार के पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो पेपर 1 में आपके टोटल जो है 60 मार्क्स की क्वेश्चन सीधे 6 क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, 3 हिस्ट्री में और 3 आपके इकोनॉमी में। इसी तरह अगर पेपर सेकंड में देखें तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहां पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन आपके जो है एथिक्स में, 4 क्वेश्चन आपके साइंस के अंदर और 3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के अंतर्गत इसमें देखे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पेपर थर्ड में देखें तो यहाँ पर भी हमको लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सीधे सीधे दिखाई देते हैं, जो 10 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में देखे जा सकते हैं। और अंत में जब हम पेपर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल ग्रामर का पोर्शन अगर हम छोड़ दें 50 प्लस 20 तो टोटल मिला करके और 130 क्वेश्चन 30 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब अगर हम टोटल करना बैठे तो 360 मार्क्स जो है ये आपके सीधे सीधे कवर होता है एनालिटिकल क्वेश्चंस के माध्यम से। तो जो डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इन प्रश्नों में खास करके अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डेटा बेस्ड न होकर के एनालिटिकल अप्रोच पर बेस्ड है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसे आप किस प्रकार समझ पाए हैं और क्या आप उसको एक्सप्लेन करने के मोड में आ चुके हैं, यही सब चीजें अब देखी जा रही है। इस एग्जाम में जो सक्सेस है वो केवल मेमोराइजिंग करना, मतलब फैक्ट्स को आप केवल मेमोराइजिंग कर दें, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि आपको जो याद है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आपने उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए कि इन 25 से 30 क्वेश्चंस में यदि कोई भी व्यक्ति 1 और 1.5 मार्क्स का भी डिफरेंस या गैप जो है जनरेट करने में सक्षम होगा तो डेफिनेटली उसको ओवरऑल जो पेपर है उसमें 25 से 30 मार्क्स की लीड मिल जाएगी। और इस बार ये देखने को मिला है कि कट ऑफ से जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो पिछली बार के मींस दे चुके थे या जो वर्तमान में सिलेक्टेड हैं, उन्होंने भी 250 से 260 के बीच का स्कोर किया है। और ये जो 250 से 260 का स्कोर था ये सफिशिएंट नहीं था उस कट ऑफ को क्रैक करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एक बेटर जो रैंक है उसको होल्ड करने के लिए। तो अब यहां पर एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है कि हमें
वाकई में अब जरूरत है हमारे पहले के पैटर्न को चेंज करने की, हमारे पढ़ने के तरीके को चेंज करने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर स्टूडेंट के दिमाग पर रहता है जब वो तैयारी करता है कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। लेकिन अपने पिछले 4 मीन्स के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके अंतिम दिन तक भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। हमारा जो मानव मस्तिष्क है, इसकी लर्निंग कैपेसिटीज सीमित होती है, लेकिन इसकी एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो है ये प्रैक्टिसिंग के माध्यम से चीजों को अभ्यस्त कर लेता है। अब देखिए कि आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बेसिकली शुरुआत में आप बार बार गिरते हैं, कभी आपको हैंडल पर ध्यान देना होता है, कभी आपको पैरों पर ध्यान देना होता है, लेकिन एक लंबे अवधि के बाद में जब 3 से 4 वर्ष तक आप गाड़ी चलाते रहते हैं तो आपको पता भी नहीं होता है आप कहीं और कॉल पर लगे होते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं वो तो अपनी गाड़ी के ऑटोमेटिकली उनका बॉडी जो है उस गाड़ी के साथ में रिदम में होता है और वो ऑटोमेटिकली सभी काम करते रहते हैं। यही चीज जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब होती है। तो प्रैक्टिसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए जब बात करते हैं हम एनालिटिकल स्किल की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर जो है डिकोडिंग द एग्जाम्स एनालिटिकल डिमांड। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से आरपीएससी अपने क्वेश्चंस में एनालिटिकल डिमांड जो है उसको जनरेट कर रहा है। तो हम कैसा क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं, और एग्जाम पैटर्न के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा जो कि पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, और उनके आधार पर हम चर्चा की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे एथिक्स में आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समाज सुधार की दिशा में समाज सुधार की दिशा में प्रशासन प्रशासन किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आप बताइए कि क्या ऐसा कोई मॉडल क्वेश्चन आपको कहीं पर मिलेगा इस तरह का जिसके अंदर जो है आपको सीधा इसका कोई आंसर दिया हो? नहीं, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, आपको इसके जो कॉमन थीम है उसको समझना पड़ेगा, प्रश्न की डिमांड में किन किन बिंदुओं को हमें एड्रेस करना है उनको समझना पड़ेगा, फिर उनके बीच में रिलेशन कैसे बनाना है उसको हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कुछ की वर्ड्स है, जैसे पहला वर्ड था समाज सुधार, ठीक है, उसके बाद था प्रशासन, ठीक है, और तीसरा है भूमिका। तो आपको 3 बिंदुओं पर बात करनी है, पहला समाज सुधार पर। अब जनरली अब जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो हमको लोक कल्याणकारी राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में दी गई तमाम बातें उनको सम्मिलित करना होगा, क्योंकि वो समाज सुधार को ही दर्शाती हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रगति का जो उद्देश्य है वो हमारे प्रशासन के लिए नीति निर्देशक तत्वों में दर्शाया गया है, और उसमें की गई सभी गतिविधियां समाज सुधार की गतिविधियां हैं। अब आप उसमें देख सकते हैं चाहे वो जितने भी कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि बच्चे हो गए हमारे, ठीक है, बच्चों के बाद में महिलाएं हो गई, महिलाओं के बाद में मजदूर हो गए, मजदूर के बाद वृद्धजन हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए, जीव जंतु हो गए, पर्यावरण हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे समाज के अंतर्गत आती है। चाहे वो इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना हो, चाहे वो पॉवर्टी इरेडिकेशन का काम हो, ये सब चीजें समाज सुधार में आती है। तो जितनी भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं आज अगर हम देखें वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में समाज सुधार की गतिविधियों से ही जुड़ी है। तो सामाजिक विभागों के द्वारा जो कोई भी योजनाएं चलाई जाती है वो समाज सुधार से संबंधित है। ऐसे याद नहीं आए तो हम 19वीं शताब्दी में हमारा जो समाज सुधार आंदोलन है उस पर नजर डाल लें। समाज सुधार आंदोलन में बेसिकली किया गया है कास्ट डेडिकेशन के प्रयास किए गए हैं, जो छुआछूत की जो पद्धतियां हैं या फिर जो समाज में निम्न वर्ग है उसको कैसे दलित या दबाया रखा जाया गया, उस पर हम बात कर सकते हैं और उन सबको एक साथ कवर करते हैं। पहले समाज सुधार हम समझाएं कि समाज सुधार क्या है, ठीक है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुरूप हमारे प्रशासन को समाज सुधार की क्या जिम्मेदारियां दी गई उसको देखें। उसके बाद सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रशासक कैसे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि प्रशासक या प्रशासन जो है उसके पास समस्त प्रकार के टूल्स हैं, शक्तियां हैं
जिनका वो प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त वो परसुएशन, विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और बाकी मशीनरी का प्रयोग करते हुए किस तरह से सर्विस डिलीवरी को बेटर बना सकता है, एनहांस कर सकता है और लोगों को बेस्ट क्वालिटी लाइफ दे सकता है, उन सब चीजों पर हम बात करते हुए अगर चलें तो ऐसे प्रश्न को हम बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन ये चीज डेवलप कैसे हो, मुद्दा ये है, क्योंकि हम ब्रेक डाउन भी कर लें, सारा सब कुछ कर लें, लेकिन ये जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेगुलर बेसिस पर इस काम को नहीं करेंगे, तब तक हमें चीजें नहीं आएगी। तो अगला जो हमारा बिंदु आता है, अच्छा, जब हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं तो ऐसे राइटिंग भी वही चीज है, बस मुद्दा ये हो जाता है कि ऐसे राइटिंग में आप थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग में जनरली आप अगर पिछले पेपर्स के प्रश्नों को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस के ही किसी हिस्से में से आपसे आंसर राइटिंग करवाई गई है ऐसे राइटिंग में। तो ऐसे राइटिंग में ज्यादातर जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे वो शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, वो बेरोजगारी से संबंधित हो सकते हैं, वो साइंस से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं, वो आपके प्रशासन में वैल्यूज के बारे में हो सकता है, वो महिलाओं के विकास से संबंधित हो सकता है, ठीक है, वो आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है, वो सामाजिक बुराइयों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो सकता है, वो विज्ञान के जो प्रभाव हैं, विज्ञान से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनसे जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। तो जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो आप एक तरह से बड़े लेवल पर आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको शब्द सीमा बढ़ करके 250 शब्दों पर पहुंच जाती है। लेकिन जब आप 10 नंबर का आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर 100 शब्दों में आपको बात करनी होती है। आपका आंसर कंसाइज होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, और जो डिमांड है प्रश्न की उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे ही हम निबंध लेखन में जाते हैं वो चीजें विस्तारित होकर के हमको लिखनी होती है, उसमें हमको सारे आर्गुमेंट्स देखने पड़ते हैं कि किन किन मुद्दों पर हम जा सकते हैं, उसमें हमें वो डायमेंशंस या वो आयाम देखने पड़ते हैं जिन आयामों की जरूरत उस प्रश्न में की गई है या जिनकी मांग उसके अंतर्गत की गई है। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी? पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने से, उनके क्वेश्चंस को देखने से आप इस एनालिटिकल डिमांड को समझ सकते हैं। तो उस पर काम करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अब बात आती है तीसरे बिंदु पे, जो है वो है कि बिल्डिंग एनालिटिकल मसल्स, प्रैक्टिकल टिप्स। प्रैक्टिकली हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको करना चाहिए एक्टिव रीडिंग। देखिए, रीडिंग आप सभी कर रहे हैं, इस समय आप अपना कोर्स पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेजी से आप पढ़ रहे होंगे। रोजाना आप कोशिश करते हैं कि मैंने आज इतना कवर कर दिया। मुद्दा बहुत सारा कवर करने का है ही नहीं, मुद्दा है कि आज के दिन आपने जो चीजें पढ़ी, अगर उनमें से आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए तो क्या आप उस प्रश्न को डील करने में सक्षम हैं? इस प्रश्न का जवाब कहां से मिलेगा? इस प्रश्न का जवाब भी इसी में है। जब आप रीडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को पढ़ना आपने शुरू किया। मान लीजिए आपने सार्वजनिक वित्त जो है उस मुद्दे को आपने उठाया और उस पर बात करना शुरू किया। तो इसको पढ़ते समय आपको देखना पड़ेगा कि आपके सार्वजनिक वित्त में राजस्व के स्रोत क्या है, ठीक है, राजस्व व्यय जो है वो कहाँ जाता है, उसके अलावा जो ऋण जो है उसकी व्यवस्थाएं कैसे होती है, सरकार जो नीति लागू करती है वो कैसे, उनको क्रमबद्ध तरीके से आपको अपने दिमाग में एस्टैब्लिश करना होगा। फिर उसके बाद में आपको यह देखना होगा कि इस मुद्दे से मुझे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, 5 नंबर में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, और यदि वो प्रश्न 10 नंबर में पूछा जाए तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह का प्रश्न आ सकता है। अगर ये एनालिटिकली आप सोचना शुरू आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपको इसके लाभ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब कभी आप पढ़ें तो आप अपने पढ़ते समय हर एक कीवर्ड्स पर फोकस करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उसी समय बनाने का भी आप प्रयास करें। अपने आप से आप पूछें कि क्या आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप उस आपके ही सोचे हुए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना बल्कि उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। ये काम अगर आपने करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मानिए कि उत्तर लेखन में आपको अब अपेक्षाकृत कम समय लगना शुरू हो जाएगा। तो आप एक ओवरव्यू बनाएं हर एक टॉपिक का, ठीक है, बड़े स्तर पर उसको सेग्रीगेट करें कुछ पार्ट्स के अंदर, उन पार्ट्स को सबसे पहले लर्न करें और फिर डिटेल में हर एक पार्ट जो है उसमें कुछ कीवर्ड्स आप अपने बनाकर रखें जिन्हें आप अगर इंडिविजुअली उस पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो लिख सके, या फिर अगर 2 या 3 सब्जेक्ट्स को, अब जैसे मान लीजिए गरीबी आप पढ़ रहे हैं तो गरीबी को पढ़ते समय आप उसको हिस्टोरिकल फिनोमिनन से भी पढ़ें, आप उसको अर्थव्यवस्था के डायमेंशन में भी देखें, आप उसको सोशियोलॉजी के डायमेंशन में भी उसको एक गरीबी को समस्या के रूप में देखें, आप जब प्रशासन की बात कर रहे हैं तब भी गरीबी को आप देखें, ठीक है, और जब आप एथिकली डायमेंशन पे बात कर रहे हैं तब भी आप गरीबी पर बात करें। इस तरह से आप उन सभी डायमेंशन को अगर देखेंगे तो आप
बेहतर तरीके से चीजों को तैयार कर पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या बाइसेस हैं, और फिर आर्ग्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं। ऐसा करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप 1857 की क्रांति पर आप बात कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति को पढ़ते समय आपने चूंकि क्रमबद्ध तरीके से चीजों को पढ़ा, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके कारण क्या रहे, उसके दौरान घटनाक्रम क्या रहे, उसके परिणाम क्या रहे, और अंत में उसको लेकर के क्या क्या मत विभिन्न प्रकार के विद्वानों के हैं। अब जब आप उन मतों को पढ़ रहे हैं तो हर मत के सपोर्ट में क्या बातें कही जा रही है उनको आप समझने की कोशिश करें, और क्यों कही जा रही है। अगर तीन अलग अलग दृष्टिकोण हमको देखने को मिल रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अगर मिल रहा है, या सैनिक विद्रोह का दृष्टिकोण, ये क्यों मिल रहे हैं, उस क्यों पर अगर आपने थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश की तो शायद ज्यादा लंबे समय तक वो चीज आपको याद रहेगी। डेफिनेटली आपको डेटा भी याद करना पड़ेगा, लेकिन डेटा अगर लिमिटेड हो तो भी चलेगा, अगर कोर आइडियाज आपने ढंग से चीजों के समझे हैं तो उसे आपको इसी प्रकार से कवर अप करते हुए चलना है। खास करके जब आप किसी चीज को क्रम से पढ़ रहे हैं, डेवलपिंग में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको चरणबद्ध तरीके से याद कीजिए, एक दूसरे से रिलेट करके। जैसे हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में हम देखते हैं तो चीजों को हमें एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है, पीछे वाली चीजें दूसरे वाले के लिए, जो पीछे वाले का जो परिणाम है वो दूसरे का कारण बन करके निकलता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। फिर आती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एज मच एज यू विल प्रैक्टिस यू विल बिकम मोर एंड मोर इम्प्रूव्ड। तो जितना भी इंप्रूवमेंट आपको करना है वो आप अभी अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आंसर आपको देखते ही सीधे आप उसमें से कीवर्ड्स निकाल करके और उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाए। फाइनली आपके एग्जाम के दिन आपको उत्तर लेखन ही करना है, और वो भी पूरे दिन में लगभग 8 घंटे, अर्थात 2 दिन के बीच में आपको पूरे 16 घंटे लगातार आंसर राइटिंग करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप अपने सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने कुछ 2 4 5 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं किए तो वो ही आपके असफलता का कारण बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप खूब पढ़िए, लेकिन उसके साथ जैसे ही आप 1 या आधा घंटा अपना जैसे पढ़ाई के लिए देते हैं उसके बीच में आप 10 से 15 मिनट के लिए आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है। अगर इस पर आपने काम किया तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। अब बात आती है कि अभी कैसे एनालिटिकल स्किल में मास्टरी हासिल करें। तो सबसे पहला बिंदु है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ। आज और अभी से, इसी समय से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस कहां से करें? तो बहुत से रिसोर्स है भैया, एक ही नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए, उस टॉपिक को सर्च कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। आजकल तो एआई में जेमिनी और बहुत सी चीजें हैं, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाते हैं। आप वहां पर डालिए कि 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पॉवर्टी, या 5 यूपीएससी क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉवर्टी। वो आपको 5 क्वेश्चन विद आंसर्स दे देगा। आप पहले 5 क्वेश्चन देखिए, आंसर लिखिए, और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन देखिए कि क्या वो अलाइन करता है। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बढ़िया कोचिंग जो है उसके किसी भी जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उससे आप जुड़ सकते हैं। आरएस जंक्शन भी आपके लिए संभव 50, जिसमें हमने डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम रखा है, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो हमने चला रखी है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग करना ये बहुत जरूरी है, और आप अभी से इसे शुरू कर दें। मैंने कई बच्चों को देखा कि सर मैं पहले तैयार कर लूं उसके बाद में मैं आंसर राइटिंग शुरू करूं। ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको वो दिन कभी आने ही वाला नहीं है जब आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि तैयारी इस प्रैक्टिसिंग को साथ में ही चलाना है। कोई क्रिकेटर बोले कि क्या पहले मैं सारे रूल सीख लूं और उसके बाद में फिर मैं बैट लेकर के और क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसे ये काम पहले दिन से ही शुरू करना होगा। इंस्ट्रक्शंस एक बार के लिए होते हैं, लर्निंग एक बार के लिए होती है, प्रैक्टिसिंग बार बार होती है, और वो प्रैक्टिसिंग ऑटोमेटिक लर्निंग में चेंज हो जाती है, इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। देन ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स। दोस्तों स्टडी ग्रुप्स आपके होने चाहिए, आपके कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए जिन दोस्तों के साथ आप उन मुद्दों पर डिस्कशन कर सके। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको रिकॉलिंग प्रोसेस पर काम करना होगा, और जब आप रिकॉलिंग करेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर मेमोराइज होंगी। तो आपको यह ध्यान देना है कि रिकॉलिंग की जो विफलता है उससे बचने के लिए आपको आवश्यक है कि आप अपने दोस्तों से डिस्कशन करें अलग अलग मुद्दों पर। जब आप डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है उनके नए आइडियाज से आपको और अदर डायमेंशंस मिल पाएंगे जो आपके आंसर को एनरिच करेंगे। मेंस की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ कोई मॉडल आंसर्स नहीं है, एक बेस जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने अच्छे विचारों को उसमें मिलाकर के मिक्सअप करके दे रहे हैं तो डेफिनेटली अगर वो रियल है, रियलिस्टिक है और जो एप्लीकेबल हैं, तो आपको
अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने एनालिटिकल स्किल्स की बात की मेंस एग्जाम के लिए। आप इससे ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स को, जहां से हम आपको बेहतरीन कंटेंट रेगुलर देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।